नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड बहुत तक में। धन्यवाद। और उत्तराखंड की जो तमाम मुद्दे हैं उन पर हम सर से बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी पार्टी से ही हम थोड़ा सा शुरू करेंगे। अ, अभी हाल ही में देखिए सीटें तो जीती हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई पार्टी। आप अगर वजह माने कोई अगर आपने आकलन किया हो तो आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई थी? देखिए, इस बार का आकलन ज़रा-सा कठिन है क्योंकि जनता कह कुछ रही थी और नतीजा कुछ निकला हम्म, है। और अब भी लोग कहते हैं हमने कांग्रेस को वोट दिया है, मगर कहीं न कहीं कोई फैक्टर ऐसा था हम्म, जिसके कारण भाजपा के पक्ष में हम्म, ये 2/3 बहुमत आया। हम्म, अ, कुछ लोगों का मानना है कि लास्ट में वो फिर वोटर के माइंड को पोलराइज करने में सफल हो गए। हम्म, कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम्म, और सस्ते अनाज न मुफ्त अनाज हम्म, और 6,000 रुपये का घालमेल दोनों ने मिल करके भाजपा के पक्ष में मैंडेट किया है। तो अलग अलग लोगों के अपने असेसमेंट हैं, लेकिन बहरहाल हम लोगों के आभारी हैं कि लोगों ने हमको भी एक सशक्त विपक्ष के रूप में अपना समर्थन दिया है और हम उस भूमिका को निभाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में मालिक तो जनता है। जी। जो उनका फैसला है, अब भाजपा के पक्ष में फैसला है, उनको सरकार चलानी है। हमको जो है उनके ऊपर लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करना है। आपको क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो आएगा इतने आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है या आना सही रहेगा? आपकी राय क्या है इसको लेकर? देखिए, यदि ये इतनी ही बढ़िया चीज़ है जितना भाजपा कह रही है, हुँ, तो फिर ये तो एक नेशनल इशू है ना। हाँ। ये तो ये तो आप एक देश के अंदर अलग अलग राज्य सरकारें यदि इस तरीके के कानून बनाएंगे तो उससे फिर कई विषय में होंगे। बहुत जी, सारे विषय ऐसे हैं जो दोनों अनुवर्ती सूची जिसको हाँ कहते जी। हैं उसमें सम्मिलित हैं। तो ऐसे सारे विषयों में यदि राज्यों ने इसका उदाहरण दे करके कानून बनाना शुरू कर दिया हुँ, तो कैसे रोकेंगे आप? हुँ, तो इसलिए ऐसे विषय, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे विषयों पर केंद्रीय कानून आना चाहिए केंद्र सरकार को। हाँ, उसमें राज्यों को ये सहूलियत दे देनी चाहिए कि भाई यदि तुम्हारे राज्य के अंदर कुछ इससे भिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं तो आप वो संशोधन कर सकते हैं। जी। ऐसे ही भू कानून की बात भी कही मोटा-मोटा कि भू कानून भी है और उसको लेकर तमाम हाँ, गढ़वाल ये और कुमाऊँ के जो हम है तमाम जिलाधिकारी रहते उत्तराखंड हैं, रिपोर्ट एक देनी कॉमन होती है। सिविल कोड नहीं मांग रहा है अभी। हुँ, उत्तराखंड अभी भू कानून मांग रहा है। एक हुँ, कॉम्प्रिहेंसिव भू कानून की जरूरत है, जी, जिस कानून में हम उनके हितों की रक्षा कर सकें हुँ, जो हमारे हुँ, अ, अ, लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं। क्योंकि भू कानून में बीच में भाजपा ने एक संशोधन कर दिया था। हुँ, उस संशोधन के परिणाम स्वरूप हमारे राज्य के हितों पर चोट पहुँच रही थी। हुँ। हाँ, उससे तो हमारे लिए एक प्रकार से कल्चरल इरोजन का खतरा पैदा हो गया था। अब तो कहा है कि वो और बहुत जिलाधिकारी सारे हमारे संवेदनशील गढ़वाल, क्षेत्र कुमाऊँ की हैं, एक रिपोर्ट बहुत भेजेंगे। संवेदनशील क्षेत्र है। जी। उन संवेदनशील क्षेत्रों में भी कोई आकर के ज़मीन खरीद लेगा हुँ, तो इसमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी पैदा हो सकता है। बिल्कुल। हमारी सांस्कृतिक जो विभिन्नता है उसके लिए खतरा हो सकता है। तो बहुत सारी जो हमारी अलग तरीके की पहचानें हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत आवश्यक है कि जैसा जनता चाहती है वैसा एक कॉम्प्रिहेंसिव भू कानून लाया जाए। ठीक है। हरीश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड लगातार जल रहा है, रोज़ाना बहुत भयानक तस्वीरें आ रही हैं पहाड़ों से। आपकी सरकार में भी जब आप रहे तो क्या तब भी इस तरह की स्थिति आपके सामने आई थी? तो तब आपने किस तरह के एक्शन्स लिए थे? और इस बार हम देखिए, देख रहे हैं कि ज़्यादा एक्शन नहीं लिए जा रहे। 2014 में हुँ, बहुत केसेस हुए थे वनाग्नि के, ठीक। फॉरेस्ट फायर के, हुँ, जब मैं आया ही आया था। हुँ, और उस समय हमारा पूरा ध्यान रखा हुआ था केदारनाथ की सही के बात है। हाँ, क्षेत्र के पुनर्निर्माण। अच्छा। जब सब सब उस समय जो आपदा आई थी, हुँ, सारा उत्तराखंड टूट फूट गया था। 80% हिस्सा तो हमारा जो है बिल्कुल
वो क्षतिग्रस्त। हाँ क्षतिग्रस्त था। तो उन सब चीज़ों को लाइन पर लाने और पुनर्वास का सवाल बड़ा सवाल था, तो हम उस पर लगे हुए थे। 4 धाम यात्राएं शुरू करनी थी और पर्यटक आ सकें यहाँ, उसके लिए सब एक सुरक्षित पर्यटन की का माहौल बनाना था। तो उस पर ताकत लगी हुई थी, तो वनों पर हम उतना फोकस नहीं कर पाए थे, तो एकदम वनाग्नि बड़ी तेज हुई थी। तो मैंने उस समय कई तरीके की मददें ली, केंद्र सरकार से हमने हेलीकॉप्टर भी मंगाए और भी मंगाए। तो लेकिन उस समय हमने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन के बाद 11 वो बनाए गए, 11 सूत्र निर्धारित किए गए, जो वन विभाग के लिए कहा गया कि आप इनका पालन करेंगे, और वो सब चीज़ें जो है मार्च के आखिर तक पूरी हो जानी चाहिए थी। अब ये एक भी सूत्र को ये मार्च के महीने तक लागू नहीं करते, अप्रैल से इनको याद आती है। बल्कि जो इन्होंने वो आग के लिए जो आग पथरौल इत्यादि रखते हैं और जो ऐसे लोग रखे जाते हैं, उसको भी अप्रैल में याद आती है इनको इनको रखना है करके, जब आग ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा पार्टी पे आते हैं आपकी। अभी 3 नियुक्तियां हुई हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सारा है लोग कांग्रेस के अंदर ही जो कि खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि गढ़वाल के लोगों को नेगलेक्ट किया गया, गढ़वाल में सीटें भी आई हैं। आपको लगता है देखिए, कि ये कुछ सवाल अब ऐसा है? पार्टी लीडरशिप के संज्ञान में है। पार्टी लीडरशिप समय आने पर, उचित समय आने पर उसका समाधान निकालेगी। और मैं समझता हूँ, मैंने भी ये बात उठाई थी, मगर मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये हम एक राज्य हैं, एक राज्य के रूप में अब हमको ये देखना बंद करना चाहिए कि कौन कहाँ पैदा हुआ, किस जाति में पैदा हुआ। और यदि कुछ करना भी है तो आंतरिक रूप से पार्टी के अंदर उसको निकाल करके उसका रास्ता निकाल लेना चाहिए। ये जैसे हरीश धामी है, उनका अलग ही कहना है, जैसा उनकी बातों से लग रहा है कि वो खुद चाह रहे थे कि कोई ना कोई पद उनको मिले, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। तो एक जो उनकी बयानबाजी है शायद इस वजह से भी ज़्यादा आ रही है, कहना कि ये गढ़वाल के लोगों को नेगलेक्ट किया गया, ऐसा लग रहा है कि उनको ही जो है दरकिनार कर दिया, मतलब कोई पद नहीं मिला। तो और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो नया दल भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए, ये भावना में होती है बात, और बड़े काबिल व्यक्ति हैं, बड़े मेहनती व्यक्ति हैं, होनहार नौजवान हैं। और यदि कहीं पर कुछ ऐसी बात होगी तो बातचीत करके उसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये होता है जब आप एक बड़ा फैसला लेते हैं और तो उसका असर पड़ता है, तो थोड़ा असर था। और हमारे पास काबिल लोग बहुत थे और बड़े संघर्ष से जीत करके आए हुए लोग थे, इसलिए भावना के प्रभाव में बहुत सारी बातें कही गई। मैं समझता हूँ पास्ट इज पास्ट। अब जब विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा तो एक नए जोश के साथ सब इकट्ठा एक साथ काम करेंगे। और इस बीच हमने देखा इलेक्शन टाइम पे आप पे बहुत सारे आरोप लगे, आपने देखा इस्तीफे की भी आपने पेशकश कर दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ठेस लगती होगी मन में, क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा नहीं कर रहा है और फिर ऐसे आरोप लगना तो। ये स्वाभाविक है, जब घोषित था या नहीं था, लेकिन लोगों में ये वो था पूरे राज्य में कि ये चुनाव हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जब वास्तविकता क्या थी ये आम लोग नहीं जानते, लेकिन एक धारणा थी लोगों की। अब उस धारणा के अनुरूप मैं पार्टी को एक सफलता की ओर नहीं ले जा पाया। तो यकीनन फिर लोग भाई सवाल तो उसी से करेंगे जिससे आशा थी, जिस पर भरोसा था। राजनीति तो में हार जीत तो लगी रहती है। मैं लोगों के भरोसे को पूरा नहीं कर पाया, पार्टी के लोगों के भरोसे को भी पूरा नहीं कर पाया। आम कार्यकर्ता तो ये मानता था कि हरीश रावत ही कर रहा है। अब उसको ये मालूम थोड़ी था कि बारीकियाँ क्या हैं, क्या चीज़ें हैं। वो उसका सवाल नहीं था, वो सवाल तो हमारा या कुछ जो शीर्ष पर काम कर रहे थे उन लोगों के बीच का सवाल था। उससे आम कार्यकर्ता का क्या सवाल। तो आम कार्यकर्ता यदि कोई सवाल कर रहा है तो उचित है। और ये भी कहीं पर यदि कुछ ऐसी बातें होंगी, कहीं से हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी जिसको कोई लोग आरोप के रूप में कह रहे हैं, तो उसको भी समय आ रहा है
पार्टी में उठाएं और पार्टी में उठा करके जवाब तो बड़े से बड़े आदमी से भी मांगा जा सकता है। यदि पार्टी के हित में उसने कोई काम नहीं किया है या अनहित में काम किया है तो उसका जवाब तो लिया ही जाना चाहिए। तो हमने यदि कुछ गलतियां की हैं तो उसका जवाब लोगों को हमसे मांगना चाहिए। सुनने में ये भी आ रहा था कि आपकी ही पार्टी के कुछ लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर पार्टी आपकी जीतती तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा में आप भी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए भी चीज़ें की गई, कुछ ऐसा आपने महसूस किया? देखिए, कुछ चर्चाएं, कुचर्चाएं, कुछ शंकाएं, कुछ आशंकाएं, कुछ भ्रम, कुछ सब चीज़ें होती हैं। जब आप जीते जीते हारते हैं तो फिर बहुत सारे अचंभित सवाल भी उठ करके आते हैं। तो ये सब सवाल हैं, ये भी एक चर्चा है। लाल कुआं से आपको आखिर में टिकट मिला, तो क्या एक बड़ी वजह आपको लगती है कि यही एक वजह थी हारने की? मैं चुनाव लड़ाऊंगा, मैं प्रचार करूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव ये था कि मैंने 2002, 2007, 2012 में और 2019 में जो कैंपेन किया था तो वो इफेक्टिव रहा था। ये चुनाव में हार जीत जो भी रही हो, लेकिन सब जगह मैं सब कैंडिडेटों तक पहुंच पाया था, कैंपेन को मैं कोऑर्डिनेट कर पाया था। तो अब की भी स्थिति वही बन रही थी। तो मैंने पार्टी के सामने कहा कि मैं चुनाव लड़ने के बजाय जो है लड़ाना चाहता हूँ। लेकिन पार्टी में हमारे कुछ सीनियर सहयोगियों ने कहा नहीं, आपको लड़ना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए कि इसके सीनियर लोग लड़ रहे हैं। जब कहा तो नेचुरली फिर मैंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी छांटनी थी और मैं बहुत दिनों से उस क्षेत्र में जा आ भी रहा था, अपना संपर्क कर रहा था, तो वो रामनगर थी। तो रामनगर में हर लिहाज से मैं आश्वस्त था कि मैं वहाँ से चुनाव जीतूंगा। मगर हमारे कुछ साथियों ने कालांतर में कुछ और राय बनाई, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई कुछ और लोग भी चाहते हैं टिकट, तो कुछ और लोग भी टिकट चाहते थे, उनका ज़बरदस्त दबाव था। उसमें हमारे साथियों ने कहा नहीं साहब, वो आप लाल कुआं लड़िए। अच्छा, लाल कुआं के विषय में मैंने सोचा ही नहीं था। आप लास्ट दिन कह रहे हैं लाल कुआं वालों को। मैंने कहा भाई ये तो उनके लिए आश्चर्य में क्यों डाल रहे हो किसी को, और मुझको भी आश्चर्य में डाल दिया। मैं कैसे, मैंने कहा जरूरी नहीं है मैं लड़ूँ, तो मैं लाल कुआं नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ साथियों ने जो सुझाव दिया पार्टी को, कहा ये हम सबकी राय है, तो पार्टी ने मेरा नाम लाल कुआं कह दिया, लाल कुआं लड़ो करके। और मैंने ये कंफर्म कर लिया लोगों से। मैंने कहा भाई तुमने वहाँ के लोगों से बातचीत कर ली है? तो मुझसे कहा गया हाँ बातचीत कर ली है, सब सहमत है, सब सहमत है। लेकिन जब मैं वहाँ गया, दूसरे दिन नॉमिनेशन होना था, लास्ट डे था नॉमिनेशन का, जब मैं लाल कुआं पहुँचा रात को, तो मुझे लगा यार ये तो स्थिति कुछ भिन्न है, जो ये कह रहे ये स्थिति नहीं है। तो मैंने कैंडिडेटों से मिला, एक हमारी बेटी जिसको टिकट मिला था वहाँ से, तो उसने कहा नहीं, वो तो गाली गलौज में सब उनके समर्थक सब बिल्कुल वायलेंट थे, कहने लगे कैसे लड़ेंगे आप, नहीं लड़ सकते आप, हमारा टिकट क्यों काटा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो कहा जा रहा है। तो मैंने प्रभारी जी से कहा, मैंने कहा भाई मैं नहीं लड़ना चाहते, कोई और नाम बता दीजिए, मैं उसको दे देता हूँ, जिसको आप कहते हो मैं उसी को सौंप देता हूँ। संध्या को कहते संध्या को, नहीं तो और को कहते और को, नहीं कह रहे हम सब ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। और वो पार्टी में अनंतोगत्वा कुछ लोगों ने कहा कि यदि आप नहीं लड़ोगे, नॉमिनेशन नहीं करोगे, आप हटोगे, तो इससे पार्टी का पूरा कैंपेन डिरेल हो जाएगा। तो फिर मुझे अनंतोगत्वा ये फैसला लेना पड़ा कि परिणाम कुछ भी हो, मैं लाल कुआं से लड़ूंगा। लेकिन लाल कुआं में अच्छे लड़े हम, ऐसा नहीं है, मगर अब क्या है, कुछ तो है मैजिक भाजपा के पास। जो धरती में दिखाई दे रहा था 10, 11 तारीख, 12 तारीख को जो लोग कह रहे थे, वो स्थिति जब बक्से खुले तो नहीं दिखा। जनता ने कुछ समझ नहीं आ रहा था जनता क्या चाहती है। खैर कोई नहीं, हाँ, आखिर में इसलिए अब हम ये तो नहीं कहते कि कुछ मशीन का खेल है या किसी चीज़ का खेल है, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे सब लोग जो कह रहे थे, जो जर्नल, इवन मीडिया के लोग, देखो 2017 में हमसे लोग कहते थे कि कुछ भी हो सकता है और आप सत्ता में नहीं आ रहे हो, लेकिन आप लोग
इतने कड़ी टक्कर हो गई। उस समय मोदी जी के पक्ष में हवा देश भर में दिखाई देती थी, लेकिन इस समय वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला भाजपा के पक्ष में गया। हाँ, तो सीटें भाजपा की कम हुई हमने देखा, कांग्रेस की बढ़ी, लेकिन बहुमत थोड़ा उनका रहा। खैर हाँ, वैसे तो 4-5% हमारा वोट भी बढ़ा, भाजपा का 4-5% वोट घटा, मगर देखिए जितने जो निष्कर्ष हैं वो मुझे ये लगता है कि अभी मैंने एक और गहराई से विश्लेषण करने की जरूरत पड़ी कि कांग्रेस क्यों ऐसी हारी या भाजपा कैसे जीती, इसका जो है। मगर जीत तो जीत है, आनंदो गत्वा, जीत तो जीत है। तो हमको भविष्य में सुधारने के लिए समझना है और जनता को ये समझना है कि भाई उनका मैंडेट जो था वो अंतिम क्षण में वही क्यों नहीं रह पाया, उसमें बदलाव किन कारणों से, किन फैक्टरों से आया। आफ्टर ऑल आप 1 साल 6 महीने से मन बनाते हैं, आप इवैल्यूएशन करते हैं सब, ये पार्टी ऐसी, ये पार्टी ऐसी, ये उम्मीदवार ऐसा, तो अंत में मैं अपनी हार तो समझ सकता हूँ कि मैं लास्ट मिनट में गया, लेकिन अधिकांश कैंडिडेट तो हमारे पुराने लोग थे जिनके बस में लोगों ने धारणा बना रखी होगी। तो जनता की धारणा के अनुरूप कुल निष्कर्ष क्यों नहीं निकला, तो ये जानना जनता के लिए भी आवश्यक है। मतलब कह सकते हैं कि लाल कुआं में हार की वजह ये रही कि एक तो सडनली बताया गया आपको उतना टाइम भी नहीं खैर मिला। कोई बात नहीं, हार हार है, वो मैंने है, हार के रूप में स्वीकार किया, अपनी कमजोरी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि मेरा मानना है मैं अपनी हार के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहता, किसी को दोष नहीं देना चाहता। हार है, हार गए। आगे की क्या प्लानिंग? हम सुन रहे हैं कि कुछ दिल्ली प्रस्थान करने का आपका मन बन रहा है। आपने इतने आहिस्ता से, धीरे से ये सवाल पूछा। देखिए मेरे सामने कुछ चीजें हैं, एक तो सेहत की स्थिति है, स्वास्थ्य की, दूसरा संसाधनों की स्थिति भी है, परिवार के बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और फिर पार्टी की स्थिति भी है। इस समय पार्टी की स्थिति बड़ी खराब है। अब मुझे कुछ न कुछ तालमेल बिठाना है। मैं समझता हूँ उत्तराखंड में पार्टी ने अच्छा नेतृत्व दे दिया, जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। कुछ दिनों बाद इनसे बातचीत करेंगे और इनसे बातचीत करके मैं चाहूँगा कि मैं दिल्ली में या और किसी काम में फोकस करूँ करके, क्योंकि देखिए जब हम पुराने लोग हटेंगे नहीं तो नए आएंगे कहाँ से। मतलब आप हटना चाहते हैं कांग्रेस से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कांग्रेस से नहीं, मतलब काम से। हाँ, राजनीति में देखिए बहुत समय हो गया, मुझे करीब करीब अब राजनीति में 55 साल हो गए, और सब कांग्रेसी में हूँ मैं। अगला चुनाव भी है। नहीं, अब चुनाव आते हैं, चुनाव तो हमारे इस धरती से जाने के बाद भी आएंगे, लोकतंत्र तो स्थायी रहेगा और पीढ़ियों में बदलाव आएगा, और आने वाली नई पीढ़ियां देखेंगे चुनाव को, वो अलग रूप में देखेंगी। तो इसलिए मगर नया नेतृत्व तो खड़ा हो, नए लोग खड़े हों, उनको अपने को टेस्ट करने का मौका मिले, तो ये होना चाहिए। क्योंकि अब मैं जहाँ पर खड़ा होऊंगा तो बहुत सारी उपाधियों के साथ, चाहे वो सब एक्सी क्यों ना हो, उनके साथ खड़ा रहूँगा, तो उसमें जो नए उभर करके लोग आ रहे हैं उनको वो मौका नहीं मिल पाता है। कुछ सामंजस्य बिठाएंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं इस चिंतन में ज़रूर हूँ कि भाई क्या रास्ता ऐसा हो सकता है कि जिससे ऐसा भी न लगे कि पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, या और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पार्टी में नेचुरल जो ग्रोथ आ रही है लीडरशिप की, हम उसको नहीं होने दे रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके साथ कुछ और राजनीतिक कयास लगाए जाए। तो कुछ सोच विचार करके आगे करेंगे। जिस तरह की फिलहाल कांग्रेस में स्थिति बनी हुई है, गुटबाजियाँ भी चल रही हैं, हार भी गई है, तो थोड़ा सा फिर से खड़ा करना है कांग्रेस को। अगर
करण महाराज जी आपको लगता है सक्षम तरीके से इन चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, लोगों की नाराज़गी ठीक कर पाएंगे, पार्टी को मजबूती देखिए, दे पार्टी सकेंगे? ने बहुत सोच विचार करके, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है और डिप्टी लीडर भी थे, 2 बार विधायक रह चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और नौजवान हैं। एक उनके अंदर एक आकर्षण है, तो ही शुड बी गिवन ए गुड ट्रायल। ठीक है। खैर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड तक से। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने तमाम पार्टी से जुड़े और उत्तराखंड के तमाम मुद्दों से जुड़े सवालों की बखूबी यहाँ पर जवाब दिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।